छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ, तब भी उसकी प्रतिभा में जरा भी कमी नहीं हुई। शरत जैसा कि थोड़ा सा शरारती भी था और अपने मन की वो हर एक चीज़ जो उसे पसंद थी, नाना के घर में रहने के बावजूद, मना करने के बावजूद भी जो चीज़ें घर में बच्चों के लिए मना की गई थी, वो अपनी शरारत को मद्देनज़र रखते हुए उसे पूरा ज़रूर करता था। और शरारत भी ऐसी कि तीक्ष्ण बुद्धि का सहारा उसे मिला हुआ था। तो छात्रवृत्ति जो कि सिर्फ छठी श्रेणी तक हुआ करती थी, वो छठी श्रेणी तक परीक्षाएं पास करने के बाद जब उसका एडमिशन अंग्रेजी स्कूल में हुआ, उसकी प्रतिभा तब भी वैसी की वैसी ही थी। अब गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे भी वर्जित था, जैसे समुद्र शास्त्र में समुद्र यात्रा। अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि जिस तरीके से शास्त्रों में समुद्र यात्रा वर्जित है, उसी तरीके से गांगुली परिवार में यानी कि शरत के नाना के घर में बच्चों के लिए पतंग उड़ाना वर्जित था। और जैसा कि हम शुरू से ही जानते हुए आ रहे हैं कि शरत के जो नाना हैं वो स्कूल में मंत्री भी थे और उनके घर का माहौल ऐसा था कि बच्चों का उनका सिर्फ अधिकार पढ़ाई और शिक्षा तक ही सीमित था। इसके अलावा उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी, छूट नहीं थी। वैसे ही पतंग उड़ाना भी वर्जित था उस घर में। परंतु शरत था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध निषिद्ध यानी कि मना, जो काम सख्ती से मना किए गए हों, उन खेलों को वो बहुत प्रिय थे, उसके लिए बहुत प्यारे थे। उसे खेलना है तो कैसे भी खेलना है, उसके लिए वो हर तरीके सुझा लिया करता था। नीले आकाश में नृत्य करती हुई उसकी पतंग, अब जब आप साफ आसमान में हवा भी अच्छी हो, पतंग उड़ा रहे हो, तो ऐसा लगता है कि वो नाच रही है। वैसा ही दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है कि नीले आकाश में नृत्य करती हुई उसकी पतंग को देखकर दल के दूसरे सदस्य, दल यानी शरत का एक समूह था जिसमें घर परिवार के लोगों के साथ नौकर के भी बच्चे और पड़ोसियों के भी बच्चे थे और घर के तो लोग थे ही। यही दल था जो उस चीज़ को देखकर, किस चीज़ को, उस पतंग को उड़ाते हुए देख के उनका भी हृदय नाच उठता था, वो भी खुश हो जाते थे उसमें। उसका मांझा विश्वजयी था। वह ऐसा पेच मारता कि विरोधी की पतंग कटकर धरती पर आ गिरती। शून्य में लट्टू घुमाकर उसे हथेली पर ऐसे लपक लेता कि साथ ही मुग्ध हो रहते। बच्चे बहुत आसानी से इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। पतंग उड़ाना कितना उनको आनंद देता है, लट्टू को घुमाना, उसको उठाकर हाथों पर, हथेलियों पर घुमाना, ये सब उनको कितना आनंद देता है वो जानते हैं। बहुत ही ईजिली वो उसे कनेक्ट कर पाते हैं। वैसे ही शरत थे। बाग से फल चुरा लाने की कला में तो वह बहुत ही कुशल थे। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल डाल तो शरत पात पात। मालिक जो हैं बागों के, जिनके बागों में फल उग रहे हैं, वो अपने पेड़ों पर फलित होने वाले जो फल हैं उनकी गिनती तक रखा करते कि अगर चोरी हो जाए तो पता लग जाए साफ साफ। तो ये तो एक बहुत ही वैसा काम है कि फल गिनना कितना कठिन काम है। पेड़ों पर, एक पेड़ पर अगर कितने फल उग जाए उनको गिनना कितना कठिन काम है। तो इस तरीके से मालिकों की ये जो हरकत है, ये जो व्यवहार है, वो अगर डाल डाल है तो शरत की जो हरकतें हैं, जो बदमाशियां हैं, वो पात पात है। यानी शरत उनसे भी ज़्यादा तेज है। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के सामने मालिकों के सब उपाय व्यर्थ हो जाते थे, खराब हो जाते थे, बेकार हो जाते थे। यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वो वीरों की तरह दंड को ग्रहण करता था। कथा शिल्पी शरत चंद के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम और साची इस कला में निष्णात हैं। पता नहीं दुर्दांत राम की तरह उसकी कोई नारायणी भाभी थी या नहीं, पर निश्चय ही चोरी की शिकायत आने पर उसकी माँ ने उस कलमुहे को एक पैर पर खड़ा होने की सजा दी होगी और उसने विरोध प्रकट करते हुए उसे भी स्वीकार कर लिया होगा। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं, पर बदमाश वो बिल्कुल नहीं था। उस दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं था। यानी तीक्ष्ण बुद्धि था शरत, एक बाल व्यवहार, सुलभ व्यवहार था उसमें कि उसे खेलना कूदना पसंद है। बस घर के जो सख्त नियम थे उसके चलते उसको ये चीज़ें छुप छुपा कर करनी पड़ती थी। इस नज़रिए से हम उसको खिलाड़ी कह सकते हैं, विद्रोही कह सकते हैं, पर बदमाश नहीं कहा जाना चाहिए। भले ही तत्कालीन मापदंड के अनुसार उसे ये उपाधि मिली हो सकता है कि वो जो माहौल था, वो जो परिस्थिति थी जिसमें शरत थे, उसके अनुसार उनको बदमाश बोल दिया गया हो, लेकिन उस दृष्टि से वो बदमाश तो नहीं थे। खिलाड़ी आप कह सकते हैं और विद्रोही कह सकते हैं। अब शरत जो है वो पिता की तरह उनमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य का बोध था।
यानी जो शरत है उनमें भी पिता के गुण आए हुए हैं और वो सौंदर्य की समझ बहुत अच्छी रखते हैं, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे वो क्रिएटिविटी की हो, लेखन शैली की हो, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी समझ उन्हें बहुत बेहतरीन थी। पढ़ने के कमरे को वो बहुत सजा कर रखते थे। चौकी जिस पर आप पढ़ सकते हैं, कॉपी किताबों को रखकर उस पर एक सुंदर सी तिपाई, तिपाई यानी तीन स्टैंड वाली एक बंद डेस्क, और उसमें पुस्तकें थीं। बंद डेस्क जिसमें दराजें होती हैं, जिसमें आप सामान रख सकते हैं, आप चाबी लगा सकते हैं, वो बंद डेस्क, और उसमें कुछ पुस्तकें रख सकते हैं, कॉपियाँ रख सकते हैं, कलम दवात इत्यादि इत्यादि। उसकी पुस्तकें जो है वो झकझक करती थीं। कॉपियाँ वह स्वयं करीने से काट कर ऐसे तैयार करता था कि देखते ही बनता था। यानी सौंदर्य बोध उसे मालूम था, गंदगी उसके व्यवहार में शामिल नहीं थी। और उसी का ये उदाहरण है कि वो अपने पढ़ने के कमरे को बड़े करीने से रखता था, अपनी पढ़ने से संबंधित चीज़ों को भी वो बेहतरीन तरीके से रखता था। स्वभाव से भी वह अपरिग्रही था। अब यहाँ पे अपरिग्रही का मतलब क्या है? ग्रही मतलब ग्रहण करने, और परि मतलब हाथों में, और आ यानी नहीं, नकारात्मक अर्थ, यानी जिसे आसानी से हाथों में यानी उसे ग्रहण ना किया जा सकता हो, लिया ना जा सकता हो। स्वभाव से वह अपरिग्रही था, यानी किसी भी चीज को वो आसानी से ग्रहण नहीं करता था। कैसे? दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, संध्या को वह उन सब को छोटे बच्चों में बांट देता था। ये शरत के व्यवहार का, उसके व्यक्तित्व का एक और पक्ष है। वो खेलता है, शरारतें करता है, परिश्रम में भी है, सौंदर्य बोध भी है उसे, लेकिन उसमें एक और भी चीज है कि वो खेलता सारा दिन, लेकिन उसमें जीतने वाली सारी चीज शाम को छोटे बच्चों में बांट देता था। देने में उसे मानो आनंद सा आता था, लेकिन ये देने के अभिमान का आनंद नहीं था। कुछ लोग होते हैं वो देते इसलिए कि उसको देकर जो उनको वाहवाही मिलती है उससे वो अभिमान कर सके, उसका सुख का आनंद ले सके, उसके लिए वो देते हैं। लेकिन शरत में ये चीज नहीं थी कि उस देने के अभिमान का आनंद ले। वो यह था भार मुक्ति का आनंद, आजाद हो जाना। उसे सिर्फ खेलने से मतलब है, आनंद से मतलब है, चीजें रखने से नहीं। तो वो उसके लिए ये भार मुक्ति का आनंद था। नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। बचपन से ही वह स्वल्पाहारी था, यानी नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। अधिकार यानी काबू था। नींद भी वो उतनी लेता जितनी जरूरी है, बाकी उससे ज्यादा जरूरी काम जो उसे लगते थे वो उसे करना ज्यादा अच्छा लगता था। और आहार वो भी वो कम खाता था। तो नींद और आहार पर उसका अधिकार था, वो उसे काबू में रखने की क्षमता उसमें थी। बचपन से ही वो स्वल्पाहारी था, यानी कम खाने वाले बच्चों में से था वो। बड़े होने पर कथा शिल्पी शरत चंद की बड़ी बहू सबसे अधिक इसलिए तो परेशान रहती थी। तो बड़े होने पर कथा शिल्पी जो शरत चंद की जो बड़ी बहू है वो सबसे अधिक सिर्फ इसी के लिए परेशान रहती थी। किस लिए? क्योंकि वो स्वल्पाहारी थे। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रहता था। नाना के घर के उत्तर की ओर गंगा के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा और बदनाम घर था। अब यहाँ पर एक और उनके जीवन की घटना बताई जा रही है कि जब वो अंग्रेजी स्कूल में उनको एडमिशन कराया गया था तो उनको अपने शरीर पर अपना अच्छा खासा ध्यान देने लगे थे। नाना के घर के उत्तर की दिशा की ओर गंगा बहती थी, ठीक उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा और बदनाम घर था। कभी वो वहां पर एक बहुत बड़ा परिवार रहा करता था, परंतु संयोग से एक के बाद एक कई मृत्यु हो जाने पर वे लोग उस घर को छोड़कर चले गए। अब ऐसा आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्यवश जो है उस घर में एक के बाद एक दुर्घटनाएं होने की वजह से उस घर के लोगों ने वो घर छोड़ दिया। उसके बाद बहुत दिनों तक वह भूतावास बना रहा। भूतावास जहाँ भूतों का वास हो, यानी जो बेजान सा पड़ा हो। अभिभावकों से छुपाकर, अभिभावकों को यानी परिजन यानी हमारे जो बड़े होते हैं घर के, उनसे छुपाकर इसी महल के आंगन में शरत ने कुश्ती लड़ने का एक अखाड़ा तैयार कर लिया। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से बड़े बड़े गोल पत्थर आ गए, लेकिन पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं हो सकी। पैरेलल बार यानी एक ही आकार, रूप आकार के बार, लंबे आकार की लकड़ियां हैं या कोई भी ऐसी चीज जो लंबे आकार में हो, लंबी सी हो और बराबर आकार की हो, तो वो पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं हो सकी। पैसे का अभाव जो था, बहुत सोच विचार कर शरत ने आदेश दिया बांस की बार तैयार की जाए। अब क्योंकि शरत के पास उसका एक अपना दल था, समूह था, शरत ने आदेश दिया कि मुझे बांस की बार चाहिए तैयार की हुई। बस संध्या के झुटपुटे में 4-5 लड़के बांस काटने निकल पड़े।
झाड़ झंखाड़ों में रगड़ रगड़ कर हाथ पांव लहू लुहान हो गए, यानी कट वगैरह लग गए जिससे खून निकलने लग गया, लहू लुहान हो गया हाथ पैर। पर दलपति की आज्ञा है, दलपति यानी उस समूह का जो मुखिया यानी कि शरत जो है उसकी आज्ञा थी, भाई लोगों को मानना है, शाम तक काम करके देना है, तो उसी रात को पैरेलल बार तैयार हो जानी चाहिए, और वह हुई भी। अगले दिन दोपहर तक सब लड़के उत्फुल्ल होकर यानी बड़े उत्साह में आकर वो झूलने लगे उस पर। लेकिन शोर मचाना वहां एकदम मना था, घर के लोग जान न लें, इसलिए लौटते समय वे सब प्राण रक्षा यानी अपने आप को बचाने के लिए एक मंत्र पढ़ते हुए लौटते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गिर जाने के कारण एक बालक को चोट आ जाती है, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कर लेना कष्ट साध्य नहीं है। यानी फिर जब उससे पता चल जाता है तो फिर उनके और घर के माहौल के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार तो ये चीज़ें गलत थी। फिर उसके बाद पता लगने के बाद उनके साथ क्या हुआ होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि इतना बचाव करने के बावजूद भी जब एक दिन एक बच्चे को गिरने की वजह से चोट लग जाती है, सबको पता लग जाता है, उसके बाद उसका विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। अब शरद का ये मानना है कि जो स्विमिंग है उससे शरीर बहुत अच्छा बन जाता है, तो तैरना शरीर बनाता है। तो गंगा घर के समीप ही थी, लेकिन कभी कभी रूठ कर दूर चली जाती थी। उस वर्ष ऐसा ही हुआ, बीच में छोटे छोटे ताल बन गए और उसमें लाल लाल जल भर गया। शरद उस लाल जल में स्नान करने का लोभ कैसे संवरण कर सकता था। अब वो लाल जल होने की वजह से वो उसको और आकर्षित करता कि वो उसमें जरूर डुबकी लगाए या फिर तैरे, स्विमिंग करे, कुछ अपने मन को लुभाने के लिए, या जो उसे आनंद देता है उसका अगर मन कर गया है तो उसको ये सब करना ही है। तो उस लोभ को वो कैसे संकोच में रख सकता था, या अपने आप को पीछे हटा सकता था, या अपने आप को दबा सकता था कि नहीं नहीं ये नहीं करना, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें शरत में बिल्कुल नहीं थी। मणि मामा को साथ लेकर, मणि मामा जो कि बताया गया था कि वो उनके सहपाठी थे, जो उनके मामा के सबसे छोटे बेटे थे नाना के, तो मणि को साथ में लेकर, जो कि उनके मामा थे, साथ में लेकर एक दिन वह उसमें कूद ही तो पड़ा। लेकिन उसका दुर्भाग्य, उस दिन छोटे नाना अघोरनाथ असमय ही घर लौट आए, यानी बिना समय के। उनका एक समय निश्चित था जिस समय वो घर लौटते थे, लेकिन आज वो बिना समय के पहले ही आ गए और उन्होंने ये सब देख लिया। उन्होंने मणि को नहीं देखा तो पूछा, मणि कहाँ है? किसी ने बताया, मणि शरद ताल में स्नान करने गए हैं। उस क्षण अघोरनाथ ने जो हुंकार किया, यानी जो गुस्सा दिखाया, चिल्लाया, उसे सुनकर सब डर गए। उनका यह डर अकारण नहीं था। जैसे ही दोनों बालक नहाकर खुशी खुशी घर लौटे, वैसे ही छोटे नाना सिंह के समान गर्जन करते हुए, यानी शेर के समान गरजते हुए, तेज आवाज में चिल्लाते हुए मणि पर टूट पड़े। घर की नारियों के बार बार बचाने पर भी उसकी जो दुर्गति हुई, जिस तरीके से सबके घर में होता है कि बड़ों की फटकार सुनने पे मम्मियाँ होती हैं या बड़ी बहनें होती हैं, वो बचाती फिरती हैं, वैसे ही मणि के साथ भी हुआ कि घर की सभी नारियां उसे बचाने के लिए दौड़ी। लेकिन यहाँ पर जो गलत काम हुआ उससे बचने का अब कोई तरीका नहीं रह गया था। अघोरनाथ जो कि शरद के छोटे नाना थे, उन्होंने मणि के साथ जो व्यवहार किया उससे घर की जितनी भी नारियां थी उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका, और घर की नारियों के बार बार बचाने पर भी उसकी जो दुर्गति यानी बुरा हाल हुआ, उसके ठीक होते होते कम से कम 5 से 7 दिन उसे लग गए। लेकिन शरद उसी क्षण के बाद वहां से नहीं दिखा। यानी जब ये सब हो रहा था, मणि को डांट पड़ रही थी या उसको जो सजा मिल रही थी, उसी दौरान ऐसा कुछ हुआ जिससे शरद जो है उसी क्षण के बाद वहां दिखाई नहीं दिया। तीसरे दिन जब नाना फिर घोड़े पर सवार होकर काम पर चले तभी वह दिखाई दिया। मामा लोगों ने अचरज से पूछा, तू कहाँ चला गया था रे? शरद ने उत्तर दिया, मैं गोदाम में था। क्या कहता था? वही जो तुम कहते थे। कौन देता था? छोटी नानी। यानी छोटी नानी ने इशारे से शरद को बचा लिया था और उसे छुपने और बचने के तरीके बता दिए थे। जिस समय छोटे नाना मणि को मार रहे थे, उस समय छोटी नानी के परामर्श से शरद जो है वो घर में जा छिपा था। लेकिन उसे खेलने का जितना शौक था उतना ही उसे पढ़ने का भी था। वह केवल स्कूल की ही पुस्तकें नहीं पढ़ता था, पिता के संग्रहालय यानी आप जिसे आप कह सकते हैं लाइब्रेरी, पिता के संग्रहालय में जो भी पुस्तकें उसके हाथ लग जाती छिपकर उन्हें वो पढ़ डालता।
वहीं से एक दिन उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जिसमें दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी। नाम था संसार कोश। जैसे आपके पास डिक्शनरी होती है, उसको कहा जाता है शब्दकोश, यानी कि सारा खजाना शब्दों का इस एक किताब में होना। वैसे सारे संसार की जानकारी उस एक कोश में थी जो शरद के हाथ में लग गई थी। विपद पड़ने पर गुरुजनों के दंड से कैसे मुक्ति पाई जाती है, इसका भी एक मंत्र उसमें लिखा था। विपद यानी समस्या पड़ने पर जब आपके गुरुजन आपको दंड दे रहे हो तो उससे कैसे मुक्ति पाई जा सके, इसका उत्तर भी उस किताब में लिखा था। उसका मंत्र था। अपने सभी साथियों को उसने ये मंत्र सिखा दिया। मंत्र था ओम ह्रीम धूम धूम रक्ष रक्ष स्वाहा। केवल गुरुजनों के दंड से मुक्ति पाने का ही नहीं, सांपों को बस में करने का भी मंत्र था उसमें, जो उसी में उसमें मिल गया था। शरद उसकी परीक्षा करने को आतुर हो उठा। आतुर यानी बेचैन हो उठा। अब शरद को जब ये पता लग गया कि गुरुजनों से के दंड से मुक्ति पाने का ये मंत्र है, सांपों को वश में करने का ये मंत्र है, तो अब उसको बेचैनी होने लगी कि उसको ये सब करके अप्लाई करके देखना है कि क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं करता है। कुछ दिन पहले उसे सांप ने काट लिया था। बड़ी कठिनता से उसके प्राण बच सके थे, इसलिए वह जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ करने को और भी उत्सुक हो था। कोश में लिखा था कि एक हाथ लंबी बेल की जड़ किसी भी विषाक्त यानी जहरीले सांप के फण के पास रख देने पर पल भर ही में वह सांप सिर नीचा करके निर्जीव यानी बिना जान के हो जाएगा। अब ये तरीका उसमें लिखा उसे पढ़ने को मिला कि किसी भी सांप के सामने आप एक लंबी बेल की जड़ रख दें तो वो जहरीले से जहरीला सांप भी जो है अपने फन के पास उसे पाकर देखता है तो वो सर नीचा करके निर्जीव सा महसूस करेगा और आपको किसी भी तरीके की खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े उत्साह के साथ उसने बेल की जड़ ढूंढ निकाली। सांपों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन शायद उन्हें इस मंत्र का पता लग गया था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि कोई सांप सामने निकल ही नहीं रहा था, ना मिल रहा था। तो ऐसा लग रहा है जैसे आज उनको ये मंत्र पता लग गया है कि शरद को अब इस मंत्र को शरद जो है ये मंत्र जान गया है, अब हम बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए बहुत खोज करने पर भी कोई जब सांप नहीं दिखाई दिया, अंत में अमरूद के पेड़ के नीचे मलबे में एक गोखरू सांप के बच्चे का पता लग गया। गोखरू सांप जो कि सांप की कोई प्रजाति है, वहाँ पर उस बिल में उसका एक बच्चा था सांप का, उसका पता था शरद को। खुशी से भरकर शरद अपने दल सहित अपने समूह के साथ वो वहाँ जा पहुँचता है और बाहर निकलने को छेड़ने लग जाता है। अब सांप के बच्चे को शरद जो है वो छेड़ता है जिससे कि वो बाहर निकले और वो गुस्से में आकर डसने की कोशिश करे और वो अपने इस तरीके को आजमा कर देखे कि क्या सांप के साथ ऐसा होता है। बालकों के इस अत्याचार से वो शुद्ध होकर परेशान हो जाता है सांप का बच्चा, और वो बालकों का ये अत्याचार सह नहीं पाता और फिर सांप के उस बच्चे ने अपना फन उठा लिया। शरद उसी क्षण की राह देख रहा था, तुरंत आगे बढ़ा और बढ़कर बेल की जड़ उसके सामने कर दी। विश्वास था कि अभी वह सांप सिर नीचा करके सबसे क्षमा प्रार्थना करेगा, लेकिन निस्तेज होना तो दूर, निस्तेज यानी बिना तेज के होना, यानी वो फंड को सोच रहा था अपने नीचे करके और चुपचाप वहां से चला जाएगा या क्षमा प्रार्थना करेगा उनसे, लेकिन निस्तेज होना तो दूर, वह बच्चा बार बार उस जड़ को डसने लगा। ये देखकर बालक जो है वो भयातुर हो उठे, यानी भयभीत हो गए, डर गए बहुत कि ये तो तरीका कोई काम ही नहीं कर रहा। तब मड़ी मामा कहीं से लाठी लेकर आए और उन्होंने सनातन रीति से उस बाल सर्प का संहार कर डाला। सनातन रीति से आप देखेंगे आसपास अभी कोई भी ग्रामीण इलाका होता है, वहाँ पे सांप वगैरह का निकलना बहुत आम सी बात है। तो वहाँ पे अपने तरीके हैं, लोग लाठी या डंडे लेकर निकलते हैं, उनको अपने तरीकों से उनको वो वहीं पे मार डालते हैं जिससे कि वो नुकसान ना पहुँचा सके। तो वैसे ही वहाँ पर वो कहीं से लाठी लेकर कौन आ जाते हैं, मड़ी मामा आ जाते हैं और सनातन रीति से उस बाल सर्प यानी उस सांप के बच्चे को वहीं पे मार डालते हैं। ऐसा लगता है तब तक शरद की भेंट जो है वो विलासी के मृत्युंजय से नहीं हुई थी। जड़ दिखाने से पहले एक काम और भी तो करना होता है। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना हो, उससे पहले उसका मुंह गर्म लोहे की सीख से कई बार दाग दो यानी जला दो। फिर उसे चाहे जड़ी दिखाई जाए चाहे कोई मामूली सी सीख, उसे भाग कर जान बचाने की ही सूझेगी। तो अब यहाँ पे मणि जो है वो बताते हैं
शरद को कि लगता है शरद ने अभी तक विलासी के मृत्युंजय से नहीं हुई थी। यानी विलासी के एक मृत्युंजय हैं, वो आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। ये भी साहित्य का, अब साहित्य से ही जुड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लगता है ऐसा कि शरद ने जो व्यवहार किया कि सांप को वो इस प्रयोग से वो वैसा ही परिणाम भी पाएगा, तो इसकी समझ ना होने की वजह से ही उसने ये प्रयोग करना चाहा और वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है देखकर कि वो विलासी के मृत्युंजय से नहीं, जग को जान नहीं पाए अच्छे तरीके से, इसलिए जड़ दिखाने से पहले एक काम और भी करना होता है, और वो ये कि जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना हो, पहले उसका मुंह जो है वो गर्म लोहे की सीख से कई बार जलाना होता है। फिर अगर आप उसके आगे और कोई प्रयोग करें ना करें, तब जब आप ऐसा कर देंगे तो वो सांप तो खुद ही अपने आप को बचाने के लिए भागने लगेगा, तो ये आगे के प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। तो आम प्रयोग जो है, आप जो वहाँ जो आप कह सकते हैं लोकल लोग जो होते हैं, उनके पास ज़्यादा ट्रिक्स होती हैं इन सब चीज़ों से निपटने की। तो ये जो उन्होंने प्रयोग सीखा वो बिल्कुल काम नहीं आया। और यहाँ पर मणि बताते हुए कि आपको ये भी करना था जब अगर सांप को भगाने का ये प्रयोग करने की शुरू ही की थी। तो श्रीकांत और विलासी आदि अपनी रचनाओं में कथा शिल्पी शरदचंद्र ने इस विद्या की अच्छी चर्चा की है। तो श्रीकांत और विलासी उनकी एक रचना है। शरद ने भी अपनी रचनाएं जो लिखी हैं श्रीकांत नाम से और विलासी नाम से, उसमें कथा शिल्पी शरदचंद्र ने इस विद्या की एक अच्छी सी चर्चा की है, यानी उसके विषय में और ढंग से बताने की कोशिश की है। इन शरारतों के बीच कभी कभी ये भी देखा जाता है कि दलपति यानी कि शरद, जो कि समूह के यहाँ पर मुखिया है, गैर हाजिर है। पुकार उठती, कहाँ गए शरदा। अब जब ये सारी शरारतें चल रही होती हैं, जीवन में चल रही हैं, जीवन ऐसे ही चल रहा है, तो कभी कभी देखा जाता है कि दलपति गैर हाजिर है, यानी वो मौजूद नहीं है। तो पुकार उठती, यानी उन्हें पुकारा जाता, कहाँ गए शरदा। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि दा जो है, दा का अर्थ यहाँ पे बड़ा भाई होता है, तो कहाँ गए शरदा, यहीं तो थे, कहाँ थे। कुछ पता ना लगता, परंतु जब खोज कर सब थक जाते तो ना जाने कहाँ से आकर वह स्वयं हाजिर हो जाता। बच्चे उसे घेर लेते और पूछते, कहाँ चले गए थे। तपोवन। अब शरद यहाँ पर जवाब देते हैं सबके पूछने पे कि तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तो वो उत्तर देते हैं तपोवन में। ये तपोवन कहाँ है, हमें भी दिखाओ। उसने किसी को भी तपोवन का पता नहीं बताया, लेकिन सुरेंद्र मामा से उसकी सबसे अधिक पड़ती थी। सुरेंद्र मामा, जिनके बारे में हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि सुरेंद्र मामा जो हैं उनके साथ, जो कि छोटी उम्र में छोटे हैं लेकिन उनके रिश्ते में मामा लगते हैं, तो उनकी सबसे अधिक उन्हीं से पड़ती थी। शायद इसलिए कि सुरेंद्र ने उसकी माँ का दूध पिया था, यानी कि सुरेंद्र ने भी जो है शरद की माँ का दूध पिया था, इसलिए लगता है भाई भाई होने का नाता बन गया था और इसलिए ज़्यादा पड़ती थी। वह अभी छोटा ही था कि उसकी माँ के फिर संतान होने की संभावना दिखाई दी। उधर शरद का छोटा भाई जो है शैशव में ही चल बसा था। अब यहाँ पर बात हो रही है सुरेंद्र की मामा की, जिनकी माँ के फिर संतान होने की संभावना दिखाई दे रही थी, और उधर जो शरद है उनका छोटा भाई, वो शैशव काल में ही चल बसा था। तब उसकी माँ ने सुरेंद्र को अपना दूध पिलाकर पाला था, इसलिए बहुत अनुनय विनय करने पर, हाथ पैर जोड़ने पर एक दिन वह उसको साथ लेकर अपने तपोवन गया। यानी जब सब लोग शरद से पूछ रहे थे कि कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, शरद ने जवाब दिया मैं तपोवन गया था। ये भी पूछा गया कि तपोवन कहाँ है, तो उसने ये इसका उत्तर नहीं दिया, सिवाय सुरेंद्र से इसके बारे में बात करने के। सुरेंद्र जो कि उसके मामा थे। अब यहाँ पर एक दिन बहुत अनुनय विनय करने पर, हाथ पैर जोड़ने पर, वो सुरेंद्र को अपने साथ तपोवन लेकर जाता है। जाने से पहले, पूर्व यानी पहले, उसने सुरेंद्र से कहा, मैं तुझे वहाँ ले तो चलूंगा, परंतु तू सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके यह प्रतिज्ञा कर कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताएगा। अब यहाँ पे शरद जो हैं वो सुरेंद्र मामा को साथ ले जाते हैं, लेकिन वो उनको कसम में खिलाते हैं सूर्य की, गंगा की, हिमालय की, कि उनको साक्षी मान के प्रतिज्ञा करो कि तुम इसके बारे में किसी और को नहीं बताओगे। सुरेंद्र बोला, मैं सूर्य को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर सुरेंद्र जो है अपने सच्चे होने की प्रमाण देने के लिए सूर्य को साक्षी मान के प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं किसी और को इस स्थान के विषय में नहीं बताऊंगा। मैं गंगा को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। मैं हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। अब चल। अब यहाँ पर जब इतनी प्रतिज्ञाएं ले ली जाती हैं सुरेंद्र मामा के माध्यम से,
तो फिर शरद कहते हैं कि अब चल। घोष परिवार के मकान के उत्तर में, एक घोष परिवार है जिसका मकान, उसके उत्तर में गंगा के बिल्कुल पास ही एक कमरे के नीचे नीम और करौंदे के पेड़ ने उस जगह को घेर कर अंधकार से आच्छान कर रखा था, यानी ढक रखा था। आच्छान यानी ढक रखा था। अब वो उस जगह पर लेकर जाता है जिसका नाम वो तपोवन बताता है। घोष परिवार है, उनका मकान है, उसके उत्तर में गंगा के बिल्कुल पास ही एक कमरा है, उसके नीचे नीम और करौंदे के पेड़ हैं जिनकी बेलों से एक उनकी बेलें आपस में मिल गई हैं और वो गुछ गई हैं, आपस में उलझ गई हैं, जिससे कि वो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ से ढका गया हो, उस प्रकार से वो ढका हुआ सा एहसास होने लगा। और अंधकार है उसके नीचे। नाना लताओं यानी कई प्रकार की लताओं ने उस स्थान को चारों ओर से ऐसे ढक लिया था कि मनुष्य का उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। बड़ी सावधानी से एक स्थान की लताओं को हटाकर शरत उसके भीतर जाता है। वो तपोवन जिसको शरत ने देखा था, अब सुरेंद्र मामा को भी साथ में ले गए हैं और वो तपोवन कैसे तैयार हुआ था उसकी चर्चा की गई है कि पेड़ों की कई लताएं आपस में उलझ गई हैं और उससे उन्होंने उस जगह को ढक लिया है, जिसकी वजह से अंधेरा है। अब एक कुछ लताओं को सामने से हटाकर शरत जो है उसके भीतर जाता है। वहाँ थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी भरी लताओं के भीतर से सूर्य की उज्ज्वल किरणें छन छन कर आ रही थी और उनके कारण स्निग्ध हरित प्रकाश फैल रहा था। स्निग्ध यानी चमकते हुए, हरित यानी हरा प्रकाश फैल रहा था। अब जब उस लताएं जो आपस में उलझ गई थी और उलझ कर एक ऐसा आकार ले लिया था जैसे लग रहा था किसी चीज को वो ढक रही हैं, तो उसके जरिए जब प्रकाश नीचे को आ रहा था तो वो प्रकाश हरे रंग का महसूस हो रहा था और चमकता हुआ महसूस हो रहा था। तो उसके कारण वहां पर एक स्निग्ध हरित प्रकाश मिल रहा था। स्निग्ध यानी चमकता हुआ, हरित यानी हरा, प्रकाश यानी उजाला। देखकर आंखें जुड़ाने लगी, यानी आंखों को ठंडक मिले, ऐसा सौंदर्य देखने को मिलता। और सौंदर्य बोध तो था ही शरत में, अपने पिता से वो मिला था उसे। मन गदगद होकर मानो किसी स्वप्न लोक में पहुंच गया हो। ऐसा लगता है किसी सपने में पहुंच गया हो, सपने में ऐसी चीजें देखने को मिलती हों। एक बड़ा सा पत्थर वहां रखा था, उसके ऊपर बैठकर शरत ने सुरेंद्र को बुलाया। आ। सुरेंद्र डरते डरते पास जा बैठा। नीचे खरस्रोता गंगा बह रही थी। दूर उस पार का दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। मंद मंद शीतल पवन की मृदु हिलोरे, मृदु यानी मंद मंद हिलोरे शरीर को पुलक से भर रही थी, यानी खुशी से भर रही थी। वो उन्हें खुशी दे रही थी। इतना अच्छा और सुंदर माहौल और साथ ही मौसम, बगल में गंगा बह रही हो, मंद मंद शीतल पवन चल रही हो, ये सारी चीजें जो है मन को अच्छा बेहतरीन महसूस करा रही थी। सुरेंद्र ने मुग्ध होकर कहा, ये जगह तो बहुत सुंदर है। शरद बोला, हाँ, इस जगह आकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना जाने क्या क्या सोचा करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें हैं यही दिमाग में आती हैं। सुरेंद्र ने कहा, सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे तपोवन में आ गया हूँ। आज समझाऊं कि इस बार तुमने अंक गणित में 100 में से 100 अंक कैसे पाए थे। अब सुरेंद्र मामा जो हैं वो यहाँ पर अपना गणित लगा रहे हैं कि तुम इस तपोवन में आने की वजह से ही अब की बार अंक गणित में 100 में से 100 अंक लेके आए हो। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि शरत जो है मेहनती भी उतने थे, परिश्रमी भी उतने थे, क्योंकि उनको ये बात पसंद नहीं थी कि वो कहीं भी कक्षा में और बच्चों से पीछे गिने जाए। ना जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाजें गंगा की कलकल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होंगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके तन मन को सहलाता होगा और तब उसके मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। उसने अनुभव किया होगा कि घर में एकांत नहीं है। जरा जरा सी ध्वनि मस्तिष्क में प्रतिध्वनि पैदा करती है, यानी छोटी सी भी ध्वनि होती है तो वो दिमाग में आके जैसे वाइब्रेशन पैदा करती हूँ, इस तरीके से बार बार वो प्रतिध्वनि पैदा करती हुई दिमाग को परेशान करती हैं और उभरते हुए चित्र को धुंधला कर देती हैं। यानी मन में जो कल्पनाएं जन्म लेती हैं उनको वो धुंधला कर देती है, वो उतना ध्यानमग्न नहीं हो पाता है। तभी उसने इस तपोवन को ढूंढ निकाला होगा। अब यहाँ पर इस बात को सामने लाया जा रहा है कि ये तपोवन इतना आकर्षित है, मन को शांति देने वाला है, लुभाने वाला है कि
घर में ये माहौल मिलना मुश्किल है, और ये माहौल ढूंढ निकाला है किसने? शरत ने। जहाँ उसे आकर ऐसा लगता है कि मन को कितनी शांति मिल रही है, कल्पनाएं कितनी ऊंची ऊंची उड़ानें भर रही हैं। और ये आम जीवन में सभी के साथ होता है। जब कभी उसको अच्छा और बेहतरीन सोचना होता है या कोई ज़रूरी निर्णय लेना होता है, तो एक शांत माहौल की खोज में होता है वो। और ऐसे शांत माहौल में एक अच्छे विचारों के साथ, कल्पनाओं के साथ वो एक अच्छे निर्णय तक पहुंच पाता है। वही चीज़ यहाँ पर शरत महसूस करता है। सौंदर्य बोध तो उसे था ही, और आज इतना अच्छा सौंदर्य बोध होने पर उसको जो मानसिक और शारीरिक आनंद मिल रहा है यहाँ पर आकर, और अपनी कल्पना में जो उड़ान देखने को मिल रही है उसको, वो उसका एहसास यही हुआ है। और ऐसा लगता है कि इसको देखकर उसने ये कसम खाई होगी कि मैं यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किसी को, आपको यहाँ पे बताया जा रहा था अभी कि किस तरीके से प्रकृति का सौंदर्य उसे उसके थके तन मन को सहलाता है, और उसको मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी फिर इस हिसाब से कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूंगा। और ऐसा लगता है कि इसी तपोवन को देखकर शरत ने ये कस्में खाई होंगी, इनको साक्षी मान के, सूर्य, गंगा और हिमालय को, कि मैं सौंदर्य की ही उपासना करूंगा सारी जिंदगी, और जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। इस सौंदर्य में के आकर्षण में आकर ही उसने ये प्रतिज्ञा ली होगी। और ऐसा अनुभव तो घर में कभी मिलता नहीं, ना एकांत मिलता है। जरा जरा सी ध्वनि भी मस्तिष्क में प्रतिध्वनि बन जाती है और उभरते हुए चित्र को भी धुंधला कर देती है। उभरता हुआ चित्र यानी नए नए ख्याल आते हैं, जो कल्पनाएं आती हैं, जो से एक अच्छा, आप क्रिएटिव माइंड जिसे बोलते हैं, वो ऐसे ही माहौल में पनपता है। वो सब उसे धुंधला कर देता है। तभी उसने इस तपोवन को ढूंढ निकाला होगा।